नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे भारत का भूगोल, और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत में कृषि के बदलते तरीके, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रमुख फसलें, कृषि की जो क्रांतियां आई है मित्रों वो, और साथ में जो कृषि को लेकर योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाई गई है उनके बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, लंबी क्लास रहेगी, क्योंकि संपूर्ण जो कृषि टॉपिक है वो आज की इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। इसलिए अंत तक सभी साथी बने रहें। एक बार वीडियो को लाइक शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखेंगे भारत के अंदर जो प्रमुख फसलें हैं उनके बारे में, फिर जो कृषि क्रांतियां हैं जिसके अंदर हरित क्रांति है, नीली क्रांति है, भूरी क्रांति है, इनके बारे में, फिर कृषि की योजनाएं, जैसे कृषि योजनाओं में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना हो गई, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हो गया, इनके बारे के अंदर। तो चलते हैं सबसे पहले हम प्रमुख फसलों की ओर। तो देखिए मित्रों, कृषि योगदान भारत के कुल जीडीपी उत्पादन के अंदर 19.9% है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है मित्रों, 2020-21 के अनुसार है ये। आगे देखिए, कुल आबादी की कृषि में भागीदारी है 54.6%। कितनी है? 54.6% है दोस्तों। तीसरा, अब देखिए मित्रों, मुख्य बात, भारत की प्रमुख फसलें, एक एक चीज को यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम चावल से शुरू करेंगे, और यहां पर हम 14 फसलें, फिर फल एवं सब्जियां और गरम मसाले, कुल मिलाकर 16 है जो एक जो फसलें हैं उनके बारे में यहां पर हम अध्ययन करने वाले हैं। इसी के साथ जो सेकंड ग्रेड की साथी तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ दिनों से जुड़े हुए, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो वो सभी साथी इनके नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं जीके पेपर के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान प्लस संपूर्ण जीके जो भी टॉपिक है उनके, तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से ऐप पर जाइए, ऐप के स्टोर के अंदर सभी के सभी नोट्स है आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं चावल के बारे में। भारत चीन के बाद चावल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। विश्व के अंदर भारत चावल के अंदर दूसरे स्थान पर है, उत्पादन में 1 नंबर पे है चीन दोस्तों। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। उष्ण व नम जलवायु आवश्यक है। उष्ण व नम जो जलवायु है वो चावल के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। इसके लिए मृदा की अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा इसके लिए आवश्यक होती है। तापमान 16 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य टेम्परेचर है वो हो तो चावल की अच्छी पैदावार आपको देखने को मिलती है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर इस चावल की खेती को आवश्यक होती है। भारत में फसल बोई गई भूमि के 23% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत के अंदर जो खरीफ की फसलें उनके अंदर जो फसलें बोई जाती है उनमें 23% जो फसली होती है वो होती है चावल की दोस्तों। खाद्यान्न उत्पादन में चावल हेतु प्रयुक्त कुल क्षेत्रफल है 47%। अगर हम बात करें खाद्यान्न की जो फसलें बोई जाती है उनके अंतर्गत, तो खाद्यान्न की जो फसलें भारत में बोई जाती है उनमें 47% भाग पर किसको बोया जाता है? चावल को बोया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, भारत में चावल के प्रकार, ये 3 प्रकार है भारत के अंदर चावल के प्रकार। कौन कौन से? अमन, ओस और बोरो। अमन शीतकाल में, ओस ग्रीष्मकाल में, बोरो शरद काल में। अब मित्रों यहां से देखिए, जो क्वेश्चन बना था एग्जाम में, भारत में सबसे अधिक अमन का उत्पादन होता है। अमन का जून जुलाई के अंदर इसको बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। तो भारत में चावल के 3 प्रकार है, अमन जो शीतकाल में, ओस जो ग्रीष्मकाल में, बोरो जो शरद काल के अंदर क्या होता है? उत्पादित होता है दोस्तों। चावल की किस्में जो हाल ही में विकसित की गई है कौन कौन सी है? IR8 है, IR20 है यानी 20, जया, पूसा, साबरमती, रत्ना, कावेरी। ये ऐसी चावल की किस्में हैं जो हाल ही में क्या की गई है? विकसित की गई। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्न में से चावल की किस्म कौन सी है? इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। आगे देखिए चावल के बारे में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक उड़ीसा के अंदर। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है?
कटक उड़ीसा के अंदर है। भारतीय राज्यों में चावल की कुछ विशेष किस्में हैं, वो कौन कौन सी है तो उनके बारे में देख लेते हैं। भारतीय राज्य के अंदर चावल की विशेष किस्में देखिए, तमिलनाडु के अंदर सांबा व कुर्वई है। चावल की किस्में हैं जो तमिलनाडु में उत्पादित होती है, एक तो सांबा और कुर्वई। कामिनी, गोविंद भोग ये होती है पश्चिम बंगाल में उत्पादित। जरीसाल है जो गुजरात में, और बासमती है जो उत्तर प्रदेश के अंदर उत्पादित होती है। ये चावल की किस्में हैं। अब आगे देखिए, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों की अगर बात की जाए तो मैंने आपको नाम बता दिए, कौन कौन से हैं मित्रों। देखिए, पश्चिम बंगाल एक नंबर पे, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब मुख्य उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। पहली जो हमारी फसल थी चावल। नेक्स्ट दूसरी फसल की ओर चलें। दूसरी फसल आती है हमारी गेहूं। कौन सी आई है दूसरी फसल आई है हमारे गेहूं मित्रों। गेहूं उत्पादन में विश्व में चीन के बाद भारत का क्या है, दूसरा स्थान है। तो गेहूं उत्पादन में भी चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान आ रहा है, दूसरा स्थान आ रहा है। गेहूं आपके रबी की फसल है मित्रों। गेहूं के लिए तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है जो चाहिए। वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर तक आवश्यकता होती है गेहूं को। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 10% भाग पर, यानी कृषि योग्य भूमि है भारत में, उसके 10% भाग पर गेहूं बोए जाते हैं। और कुल बोए गए क्षेत्र में 13% यानी 13.14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। तो कृषि योग्य भूमि है वहां पर तो 10% किया जा रहा है, और जो बोए गया क्षेत्र है उसमें 13% के आसपास है जो गेहूं की खेती की जाती है। अब आगे देखिए मित्रों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन भारत में 1661 किलोग्राम है। अगर हेक्टेयर की दृष्टि से अगर हम देखें ना, तो प्रति हेक्टेयर जो गेहूं का औसत उत्पादन देखें प्रति हेक्टेयर, तो यह कितना आता है, 1661 किलोग्राम आता है दोस्तों। देश में गेहूं का 35% उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। देश में गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है 35%, वो कहां से हो रहा है, उत्तर प्रदेश से हो रहा है। भारत में विश्व का 12% गेहूं उत्पादन होता है। तो भारत है जो 12% गेहूं है वो उत्पादित करता है दोस्तों। पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मतलब एक हेक्टेयर पंजाब व हरियाणा है, इनमें आपका हरियाणा सर्वाधिक है मित्रों। हरियाणा में प्रति हेक्टेयर गेहूं अधिक उत्पन्न होता है, जबकि पंजाब में इससे थोड़ा कम होता है। लेकिन औसत मान वहां से लिया गया तो 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन रहता है मित्रों। हरियाणा में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन सीधा आ सकता है एग्जाम में, किस राज्य में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक भारत में होता है, हरियाणा के अंदर दोस्तों। प्रमुख उत्पादक राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश जो 35% गेहूं उत्पादन करता है, बाद में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान दोस्तों। राजस्थान का 5वां स्थान आता है गेहूं उत्पादन में। यह था गेहूं। चावल और गेहूं देख लिया है। इसके बाद अगली जो हमारी फसल आती है वो आती है जवार दोस्तों। जवार है ये मोटा अनाज की श्रेणी में आती है। मोटा अनाज किसमें आती है, मोटा अनाज श्रेणी के अंदर। चावल, बाजरा ये किसमें आते हैं, मोटा अनाज में। मुख्य रूप से खरीफ की फसल होती है आपकी जो जवार है ये। तो जवार कैसी है, जवार कैसी है, खरीफ की फसल है, मोटा अनाज की श्रेणी में जवार आती है। इसके लिए तापमान की अगर बात की जाए तो 17 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आवश्यक होता है। वर्षा की बात करें तो 30 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत के दक्कन के पठार वाले क्षेत्र की एक प्रमुख खाद्य फसल है। भारत में जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार जो है वहां की मुख्य खाद्य फसल आपकी जवार ही है दोस्तों। अब बात करते हैं जवार के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, यहां पर जवार का उत्पादन है जो किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फसल की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर पे आती है हमारी बाजरा। बाजरा भी आपकी जवार की तरह क्या है,
खरीफ की फसल है। बाजरा क्या है, ये खरीफ की फसल में बोया जाता है, मतलब खरीफ की फसल है। इसके लिए तापमान की बात करें तो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम, क्योंकि सभी राजस्थान वासी है और पश्चिमी राजस्थान वालियों को सभी को पता है कि कितनी वर्षा यहां पर कम होती है, फिर भी बाजरा की फसल है जो यहां पर होती है। दूसरी बात मित्रों, बाजरे के अंदर हमारा जो राजस्थान है 1 नंबर पे, लेकिन ये याद रखना है यहां पर जो अगर हम हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो बहुत कम उत्पादन होता है, क्षेत्र अधिक बोया जाता है, जिससे उत्पादन संपूर्ण राज्य का क्या रहता है, अधिक, लेकिन हेक्टेयर के हिसाब से बहुत कम है जो बाजरा उत्पादित राजस्थान करता है। मृदा कौन सी चाहिए, रेतीली मृदा इसके लिए चाहिए दोस्तों। प्रमुख उत्पादक राज्य में राजस्थान 1 नंबर पे आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये सभी है जो बाजरा उत्पादित करते हैं। आगे चले, 5 नंबर पे हमारी जो फसल आएगी वो है मक्का। मक्का एक खरीफ की फसल है। मक्का क्या है, आपके खरीफ की फसल है दोस्तों। इसके लिए तापमान की बात करें तो 21 से 25 डिग्री सेल्सियस मक्का के लिए टेम्परेचर चाहिए। वर्षा की बात करें तो 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसको। दूसरी बात, अब यहां पे देखिए मृदा कौन सी चाहिए, नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी मक्का उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी। प्रमुख उत्पादक राज्य, मक्का के प्रमुख उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पर मक्का उत्पादित होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है। और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, यहां से सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं, नोट्स नहीं ले रखे हैं, वो जैसे ही आए स्क्रीनशॉट लेते रहे, जिससे बाद में आप अपने नोट्स है वो तैयार करते रहे दोस्तों। 6 नंबर पर हमारी जो फसल आएगी वो आएगी जो है जो आपके रबी की फसल है। आपने देखा होगा शीतकाल में बोया जाता है, मतलब रबी की फसल है। इसके लिए तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। वर्षा कितनी, 75 से 100 सेंटीमीटर। मृदा चिक्का मृदा की आवश्यकता होती है, चिक्का मृदा होती है, उसमें अच्छा उत्पादन आपके जो देते हैं दोस्तों। प्रमुख उत्पादक राज्य में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सर्वाधिक जो उत्पादन करते हैं। और जो सर्दी होती है, कम टेम्परेचर होता है, उसके अंदर भी जो का पौधा है वो सुरक्षित रहता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आगे चले, 7 नंबर पे जो हमारी फसल आएगी वो आएगी मूंगफली। देखिए मित्रों, मूंगफली उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में जो भारत है ना आपका, चीन के बाद कौन से स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है। भारत में विश्व का 17% मूंगफली का उत्पादन होता है। 17% जो मूंगफली है विश्व की, वो कहां से मिलती है, आपके भारत में मिलती है। मूंगफली भी आपकी खरीफ की फसल में आती है, कहीं कहीं पर रबी के अंदर भी इसको बोया जाता है, लेकिन मुख्य से इसको जो आपके खरीफ की फसल माना जाता है। तापमान की अगर हम बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस इसके लिए क्या चाहिए, तापमान या टेम्परेचर चाहिए। वर्षा 50 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता मूंगफली के पौधे को होती है दोस्तों। मृदा की बात करें तो बालू चिक्का मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा और काली मृदा की आवश्यकता मूंगफली की खेती के लिए होती है दोस्तों। देश के लगभग 50% खाद्य तेल की प्राप्ति मूंगफली से ही होती है। देश के अंदर जो खाद्य तेल है उसके अंदर 50% है जो तेल है वो किसका है, मूंगफली का है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे मूंगफली के उत्पादक राज्य। गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सर्वाधिक गुजरात में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारत है जो दूसरे स्थान पर है। मूंगफली उत्पादन में चीन 1 नंबर पे और भारत इसके बाद 2 नंबर पे आता है आपका भारत दोस्तों। यह हो गई हमारी मूंगफली। नेक्स्ट फसल की ओर चलते हैं। क्लास की स्पीड है, क्योंकि बड़ी क्लास है इसलिए थोड़ी स्पीड के साथ चल रहे हैं मित्रों। सरसों व राई, देखिए मित्रों, सरसों व राई ये दोनों की दोनों रबी की फसलें हैं और दोनों के लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। सरसों ले लो या राई, सरसों का दाना थोड़ा सा बड़ा होता है जबकि राई का थोड़ा सा उससे छोटा होता है। सेम सा इनका कलर होता है मित्रों। तो देखिए रबी की फसलें जलोढ़ मृदा इन दोनों के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। इनके उत्पादन का आधा भाग राजस्थान से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया एग्जाम में,
यानी कि सरसों व राई उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर पे आ गया है। प्रमुख उत्पादक राज्य देखिए, पंजाब 1 नंबर है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है, फिर मध्य प्रदेश है। ये प्रमुख सरसों व राई उत्पादक राज्य है दोस्तों। सरसों व राई के बाद 9 नंबर पे आती है हमारी कपास। मित्रों, कपास के बारे में देखिए, सूती वस्त्र उद्योग हेतु कच्चा माल उपलब्ध होता है किसके द्वारा? कपास के द्वारा दोस्तों। उष्ण व आर्द्र समुद्र तटीय जलवायु कपास के उत्पादन हेतु उपयुक्त है। उष्ण व आर्द्र समुद्र तटीय जो जलवायु है वो कपास के लिए क्या है? उपयुक्त होती है। मित्रों, भारत कपास के पौधों का मूल स्थान है। कपास के जो पौधे हैं इनका मूल स्थान कौन है मित्रों? भारत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए। भारत कपास के पौधों का यानी कपास का जो पौधा है वो कहां पर बना है? भारत में ही बना है दोस्तों। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के बाद कपास उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, इन 3 देशों के बाद 4 नंबर पे हमारा भारत है जो कपास उत्पादन में 4 नंबर पे आता है दोस्तों। आगे हम बात करें कपास के अंदर कि कितना इसको तापमान चाहिए, तो 21 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है कपास के पौधे को। वर्षा की बात करें तो 75 से 100 सेल्सियस 100 सेंटीमीटर जो वर्षा है वो कपास के पौधे को आवश्यक होती है। मृदा चाहिए काली मृदा। काली मृदा में कपास का पौधा है जो अच्छी पैदावार देता है। प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तेलंगाना। ये राज्य है जो भारत के अंदर लगभग पूरी कपास है इन्हीं राज्यों से उत्पादित की जाती है। कपास का ग्रामीण नाम होता है बनिया। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कपास को किस नाम से जाना जाता है? बनिया के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट फसल की ओर चलते हैं। 10 नंबर पे हमारी फसल आएगी तंबाकू। अब देखिए, भारत में तंबाकू का जो पौधा है वो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया है। तंबाकू, जैसे हमने कपास का पौधा देखा था वो भारत का ही था, लेकिन जो ये आपके तंबाकू का पौधा है ना मित्रों, ये पुर्तगाली है, वो लेकर यहां पर आए थे। तंबाकू है, इसकी जो पत्तियां होती है इनका प्रयोग है वो सिगरेट, सिगार, बीड़ी आदि के रूप में किया जाता है। तो तंबाकू के पौधे की पत्तियों से सिगरेट है, सिगार है, बीड़ी है, इनका निर्माण किया जाता है दोस्तों। भारत का तंबाकू उत्पादन में 3रा स्थान है। विश्व के अंदर हम बात करें तो भारत 3रे स्थान पर आता है तंबाकू उत्पादन में। तापमान चाहिए 16 से 40 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 50 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है तंबाकू के पौधे की। प्रमुख उत्पादक राज्य, तंबाकू के प्रमुख उत्पादक राज्य में आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे आएगा, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये 3 है जो प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य है। अब देखिए यहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, यह है राजमुंद्री में है, आंध्र प्रदेश राज्य के राजमुंद्री जगह पर है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। सिगरेट तंबाकू रिसर्च स्टेशन, सिगरेट तंबाकू रिसर्च स्टेशन है, ये गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये दोनों के दोनों ये आंध्र प्रदेश में है, एक राजमुंद्री में है, दूसरा है गुंटूर के अंदर दोस्तों। तो ये थी हमारी तंबाकू 10 नंबर की फसल। 11 नंबर पे हमारी आएगी चाय दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को यहां से आपको मिल सकता है। चाय उत्पादन व उपभोग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है मित्रों। भारत का स्थायित्व है जो चाय है, इसके अंदर उत्पादन भी सबसे अधिक करता है, उपभोग भी चाय सर्वाधिक करता है। कौन? भारत दोस्तों। चाय की पत्तियों में कैफीन व टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। चाय की जो पत्तियां होती है उनके अंदर कैफीन व टेनिन की जो है प्रचुरता आपको देखने को मिलेगी। भारत में चाय की खेती 1840 में असम का जो ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र है वहां से शुरू की गई थी। तो भारत में चाय का उत्पादन कब शुरू हो गया था? 1840 के अंदर। कहां? असम के अंदर। असम से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र है वहां पर दोस्तों। चाय के पौधों की जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। जो पौधों की जड़ें होती है चाय की, वहां पर पानी रुकना नहीं चाहिए। इसी वजह से जो पठारी भाग है, पहाड़ी इलाका होता है, वहां पर ढाल वाले जो भाग है वहां पर इनको इस चाय की पैदावार की जाती है दोस्तों। तापमान चाय के लिए चाहिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? 24 से 30 डिग्री सेल्सियस।
वर्षा 150 से 500 सेंटीमीटर, 150 लगभग ये मानकर चलो कि 300 सेंटीमीटर के आसपास चाय के पौधे को वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों। चाय का उत्पादन मंद ढाल भागों, सीढ़ीदार खेतों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? इस प्रकार से जो मंद ढाल वाले होते हैं या फिर इस प्रकार से जो खेत होते हैं उनमें किया जाता है। कारण यह है कि जैसे इसको पानी दिया जाता है, पौधे को पानी देने के बाद जल्दी वो पानी वहां पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो वहां से साइड में हो जाना चाहिए। इसलिए अगर इनको ढाल वाले बागों में किया जाएगा तो पानी नीचे चला जाएगा, इसलिए इसको ढाल वाले बागों में उत्पादित किया जाता है। आगे देखिए चाय के बारे में। आगे लोहे, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटास एवं जैविक तत्वों की अधिकता वाली मिट्टी के प्रदेशों में चाय उत्पादकता उच्च पाई जाती है। जो राज्य हैं और वहां की मिट्टी में अगर लोहो, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटास और जैविक तत्वों की अधिकता है, वहां पर आपको चाय उत्पादन अधिक मिलेगा। प्रमुख उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल ये प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके असम में। सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? असम में होता है। और विश्व में पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग की जो चाय है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, विश्व में किस जगह की चाय प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। चाय एक बागानी फसल है। क्या है? बागानी फसल। जिस प्रकार कॉफी, चाय ये क्या होती है? बागानी फसलें होती है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी फसल आती है कॉफी। मित्रों कॉफी है जो आपकी, ये एक बागानी फसल होती है। क्या होती है? बागानी फसल है। कॉफी आपकी चाय की तरह ही बागानी फसल होती है। कॉफी के बीजों से कॉफी बनाई जाती है। जो आपको कॉफी का चूर्ण सा मिलता है ना, पाउडर सा, ये कॉफी का जो पौधा होता है उसमें जो बीज लगता है उससे बनाई जाती है दोस्तों। उष्ण व आर्द्र जलवायु कॉफी के लिए क्या रहती है? उपयुक्त रहती है। आगे देखिए, कॉफी की 3 किस्में हैं जो भारत में, भारत के अंदर कॉफी की 3 किस्में, 3 प्रकार की कॉफी है जो उत्पादित की जाती है सबसे ज्यादा। अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। 3 प्रकार की कॉफी की जो कॉफी है इसकी किस्में हैं। इनके नाम आपको जरूर याद रखने, क्योंकि सीधा क्वेश्चन इनके नाम से पूछा जा सकता है। भारत में अरेबिका कॉफी की किस्में सर्वाधिक मिलती है। भारत के अंदर जो अरेबिका कॉफी है इसकी किस्म है जो सर्वाधिक रूप से मिलती है, यानी सर्वाधिक पैदावार उसकी होती है अरेबिका की। भारत विश्व का लगभग 5% कॉफी का उत्पादन करता है। जिस प्रकार चाय में भारत आधिपत्य रखता है, उसी प्रकार कॉफी का सिर्फ 5% उत्पादन ही भारत है जो करता है दोस्तों। भारत का विश्व में कॉफी उत्पादन में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 6 देश है जो कॉफी उत्पादन में भारत से आगे हैं। 7 नंबर पे आता है आपका भारत दोस्तों। अब बात करते हैं कि भारत का देश की 2/3 कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जो कॉफी उत्पादित होती है उसका 2/3 लगभग ये मानकर चलो 66% कॉफी है वो सिर्फ है जो आपका कर्नाटक राज्य उत्पादित करता है। कॉफी के लिए जो तापमान चाहिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। वर्षा की अगर हम बात करें तो 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता कॉफी के पौधे को होती है दोस्तों। प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक अभी हमने देखा है 1 नंबर पे है, केरल और तमिलनाडु ये प्रमुख जो कॉफी उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। ये था कॉफी। कॉफी के बाद नेक्स्ट हमारी फसल के रूप में आती है रबर। रबर ये नहीं है कि रबर भी पौधे से ही प्राप्त किया जाता है दोस्तों। देखिए विश्व में रबर उत्पादन में भारत का स्थान आता है 5वां। विश्व के अंदर रबर उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है मित्रों। रबर अमेजन बेसिन जो ब्राजील में है वहां पर जंगली रूप में उगने वाला वृक्ष है जिसके दूध को जमाकर रबर प्राप्त किया जाता है। तो यह पौधा होता है जिसके दूध को जमाया जाता है और उसके बाद उससे रबर प्राप्त किया जाता है। और रबर अमेजन बेसिन यानी ब्राजील के अंदर सर्वाधिक रूप से पैदा किया जाता है। आगे देखिए, पहाड़ी ढालों पर 300 से 450 मीटर की ऊंचाई पर रबर है जो उगाया जाता है। पहाड़ी ढालों पर 300 से 450 मीटर की जो ऊंचाई है वहां पर रबर के पौधे होते हैं और वहां से रबर को पैदा किया जाता है। तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है।
वर्षा की अगर बात करें तो 300 से 400 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है रबर के पौधे को। भारत में केरल का रबर उत्पादन में एकाधिकार है, मतलब भारत का 90% रबर केरल राज्य से उत्पादित किया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक यानी केरल के आसपास वाले राज्य हैं जो सर्वाधिक रबर उत्पादन भारत के अंदर करते हैं। केरल रबर उत्पादन में एकाधिकार रखता है दोस्तों। आगे चलते हैं, रबर से आगे आती है 14 नंबर पर हमारी गन्ना दोस्तों। देखते हैं गन्ना के बारे में। गन्ना फसल, गन्ना चीनी जिससे बनाई जाती है मित्रों वही। उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा है। भारत का दूसरा है। प्रथम किसका है? ब्राजील को। ब्राजील का ही शहर है क्यूबा, जिसको विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है मित्रों। लगभग विश्व के 23% गन्ने का उत्पादन भारत में होता है। 23% गन्ना पूरे विश्व का कहां पर? भारत में उत्पादित किया जाता है। चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। गन्ना ही है जो चीनी उद्योग के लिए क्या है? कच्चा माल है। गन्ने के पौधे को तापमान चाहिए 20 से 26 डिग्री सेल्सियस, वर्षा चाहिए 100 से 150 सेंटीमीटर दोस्तों। भारत में उत्तर प्रदेश लगभग 40% गन्ना उत्पादन करता है। जो आपका गन्ना है 40% उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश राज्य करता है भारत के अंदर दोस्तों। गन्ना का पौधा होता है, इसको जैसे ही इसको कट किया जाता है, जैसे ही ये अपना पूर्ण पककर तैयार हो जाता है, इसको काटते तुरंत जो मील होती है वहां पर ले जाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर रस पाया जाता है। अगर इसको रख लिया जाए कुछ दिन तो वो रस है जो क्या हो जाता है? सूख जाता है दोस्तों। प्रमुख उत्पादक राज्य में देखिए तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। सर्वाधिक उत्पादन भारत में अगर गन्ने की बात करें तो कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, वैसे हम बात करें यहाँ पे हरियाणा में भी कुछ गन्ना उत्पादन किया जाता है, लेकिन वो मुख्य नहीं है। मुख्य राज्य यही है दोस्तों। आगे देखिए, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा, क्योंकि 40% गन्ना उत्पादित करता है भारत में अकेला। और विश्व में क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में चीनी का कटोरा और विश्व में चीनी का कटोरा कौन कौन से हैं दोस्तों। यह था हमारा गन्ना। गन्ना के बाद नेक्स्ट अगर हम फसल की ओर चले तो आती है फल व सब्जियां। जो मुख्य यहां से क्वेश्चन बनते हैं फल व सब्जियों से, वो आपके सामने रख देता हूं मैं। विश्व के फलों के कुल उत्पादन का 10% भारत में उत्पादित होता है। विश्व में जो फल उत्पादन है उसका 10% भारत उत्पादित करता है दोस्तों। फलों के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है मित्रा? कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों। आम, केला, काजू, चीकू, नींबू के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। तो आम हो, केला हो, काजू हो, चीकू हो, नींबू, इनके ये जो मैंने 5 नाम बताए, इनमें भारत है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है, विश्व के अंदर पहले स्थान पर है। काजू का जो मूल स्थान है वो ब्राजील है। यह भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। काजू जो है मूल स्थान, काजू कहां पर उत्पादित किया हुआ था? सबसे पहले ब्राजील में। और पुर्तगाली जब भारत आए तो काजू को भारत लेकर आ गए। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक देश है। भारत सर्वाधिक काजू उत्पादित करता है और निर्यात भी करता है दोस्तों। नारंगी के उत्पादन हेतु नागपुर प्रसिद्ध है। नागपुर किसके लिए? नारंगी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लीची के उत्पादन में बिहार प्रसिद्ध है। जो भी ये प्रसिद्ध है वहां पर सर्वाधिक उत्पादन इनका होता है देश के अंदर। लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अमरूद उत्पादन में क्या? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। अब देखिए मित्रों, इलाहाबादी अमरूद है ना, वो भारत में प्रसिद्ध है। इलाहाबाद जैसे दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है ना, उसी प्रकार इलाहाबादी अमरूद है जो भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों। अंगूर की कृषि भारत में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में की जाती है। किसकी? अंगूर की कृषि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अंदर की जाती है दोस्तों। सब्जी के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। सब्जी उत्पादन में, फल व सब्जी देख रहे ना, तो सब्जी उत्पादन में भी भारत विश्व में 2 नंबर का उत्पादक देश है मित्रों।
विश्व में भारत चीन के बाद प्याज का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है, सॉरी उत्पादक देश है। प्याज के अंदर हम देखें तो चीन 1 नंबर पे और 2 नंबर उत्पादन में कौन आता है? आपका भारत आता है। भारत में प्याज उत्पादन में आपका महाराष्ट्र राज्य है जो प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र के अंदर होता है। भारत में उत्तर प्रदेश आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर होता है दोस्तों। ये थी फल व सब्जियां। इनके बाद आगे चलते हैं तो आते हैं मसाले, और मसाले से बनते हैं इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन। एक एक चीज को देखिए। भारत विश्व के मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता व निर्यातक है। जो ये गरम मसाले आते हैं ना मित्रों, इनका सर्वाधिक जो उपभोक्ता है वो भारत ही है। उत्पादन भी भारत करता है, उपभोक्ता भी भारत करता है। विदेश है जो गरम मसाले, जो विदेशी है वो गरम मसालों का कम यूज करते हैं, फिर भी उनके वहां पर उत्पादन बहुत कम होता है। इस वजह से वो आयात करते हैं। कहां से? भारत से। तो उत्पादक भी भारत अधिक, उपभोक्ता भी भारत अधिक, निर्यातक भी भारत अधिक है मसालों में। भारत में मसाले की खेती मुख्यतः केरल व कर्नाटक के मालाबार तट पर की जाती है। जो मसाले हैं इनकी मुख्य रूप से जो खेती होती है वो केरल और कर्नाटक का जो मालाबार तट लगता है, समुद्री तट, वहां पर इनकी खेती की जाती है दोस्तों। काली मिर्च के उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। काली मिर्च के उत्पादन में क्या कौन है? केरल प्रथम स्थान पर है। लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान है। लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हल्दी के उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश आपका क्या है? प्रथम स्थान पर है। लाल मिर्च और हल्दी में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अदरक के उत्पादन में मेघालय प्रथम स्थान में, मिजोरम और केरल तीनों, मेघालय, मिजोरम और केरल है जो अदरक के उत्पादक राज्य हैं दोस्तों। आगे चलिए, आगे बात करते हैं इलायची की। इलायची के उत्पादक में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। इलायची के उत्पादन में कर्नाटक। लौंग होता है ना, लौंग, लौंग की खेती केरल और तमिलनाडु में की जाती है। केरल इसमें प्रथम स्थान पर है दोस्तों। भारत विश्व में सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सुपारी होती है ना, सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। भारत में कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में भारत और भारत में कर्नाटक सुपारी उत्पादन में 1 नंबर पर है दोस्तों। यह थी हमारी मसाले दोस्तों। तो ये जो भारत की मुख्य फसलें, प्रमुख फसलें हैं, वो आपके सामने मैंने कृषि टॉपिक के अंदर रख दी है। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रमुख कृषि संगठन, जहां से आपके क्वेश्चन है जो बन सकता है। इनके बाद चलेंगे प्रमुख कृषि क्रांतियां, फिर प्रमुख कृषि योजनाओं की ओर। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है नई दिल्ली के अंदर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर के अंदर। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय के अंदर, तो राष्ट्रीय के अंदर जो समेकित कीट प्रबंधन है यह कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात नहीं हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके लिए, याद रखना मित्रों। उष्णकटिबंधीय अर्ध सूखे इलाकों के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र है, यह है हैदराबाद में। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है एलेपो सीरिया के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वर्दी केंद्र है मेक्सिको के अंदर। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, जो हमने पहले चावल पढ़ रहे थे तब देखा था, कटक उड़ीसा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने आपके सामने इनको रखने का है जो प्रयास यहां पर किया है दोस्तों। अब आगे चलते हैं और देखते हैं प्रमुख कृषि क्रांतियां मित्रों, जो जो कृषि क्रांतियां हैं और किनसे वो रिलेटेड कृषि क्रांतियां रही उनके बारे में। सबसे पहले 1 नंबर पे आएगी आपकी हरित क्रांति। सर्वाधिक विकास हुआ हरित क्रांति के द्वारा कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका के द्वारा ही ये भारत में आई मित्रों। इसके हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। कहां पर? अमेरिका के अंदर। भारत में इसके जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक किनको माना जाता है? यह क्वेश्चन तो याद होना चाहिए। डॉक्टर
एस स्वामीनाथन को, किसको? एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इसकी शुरुआत की गई 1966-67 के अंतर्गत, 1966-67 में। इसका जो उद्देश्य रखा गया हरित क्रांति का, वो रखा गया खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि, मतलब भारत को खाद्यान्न फसलों में आत्मनिर्भर बनाना। दोस्तों, उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हरित क्रांति से हुई। 1 नंबर पे चावल, 2 नंबर पे गेहूं। यानी कि हरित क्रांति की वजह से जो खाद्यान्न फसलें हैं, इनमें चावल और गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि हुई। दोस्तों, अब देखिए हरित क्रांति के लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। हरित क्रांति के लाभान्वित राज्य में आता है पंजाब व हरियाणा, जो सर्वाधिक इससे लाभान्वित हुए। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों, नोट, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में सन 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया है। एम एस स्वामीनाथन के आयोग के एम एस स्वामीनाथन के नेतृत्व में 2004 के अंदर राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्रांतियों की ओर। कौन सी क्रांति किससे जुड़ी हुई है? देखिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से जुड़ी हुई है। स्क्रीनशॉट ले लें सभी साथी। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य उत्पादन से। आपकी भूरी क्रांति आती है मित्रों। जो भूरी क्रांति है, यह है आपके उर्वरक उत्पादन से। जो कृषि से रिलेटेड क्रांतियां हैं, उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूं। रजत क्रांति किससे? कपास व अंडा उत्पादन से वृद्धि में। अब यहां पे देखिए, अंडा और कपास दोनों के उत्पादन से है रजत क्रांति। लाल क्रांति है आपके टमाटर व मांस उत्पादन। टमाटर लाल, मांस भी लाल, तो टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति है झींगा मछली उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई थी गुलाबी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन यानी बागवानी से। बागवानी से संबंधित है सुनहरी क्रांति। अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि हेतु। इंद्रधनुष क्रांति, जिस प्रकार इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार इंद्रधनुष क्रांति का उद्देश्य है कि सभी के अंदर वृद्धि की जाए, उत्पादन में वृद्धि की जाए। बादामी या बादाम क्रांति मसालों के उत्पादन व निर्यात में वृद्धि। मसाले हैं, उनमें उत्पादन करना, उनका निर्यात अधिक से अधिक करना, इनसे संबंधित जो क्रांति है वो है आपकी बादाम क्रांति। पीली क्रांति सरसों व तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए। सरसों के फूल पीले होते हैं, तो पीली क्रांति सरसों व तिलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए लाई गई पीली क्रांति। आगे चलिए, आगे आती है मित्रों हमारे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन। श्वेत दूध कैसा होता है? सफेद होता है, तो उससे संबंधित है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के वृद्धि के लिए लाई गई। दोस्तों, यह थी भारत की मुख्य क्रांतियां। अब दोस्तों देखिए, कुछ जैसे हम करते हैं, जैसे हम करें कि रेशम कीट है, उसका उत्पादन करते हैं तो उसको बोला क्या जाता है। उसी प्रकार अगर मधुमक्खी पालन करते हैं तो उसको बोला क्या जाता है, इनसे संबंधित तो विशेष तथ्य लेकर आया हूं, यह भी आपको याद रखने। सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन करना पीसीकल्चर के अंतर्गत आता है। विटीकल्चर, अंगूरों की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर, बागानी कृषि करना, बागानी कृषि जैसे चाय कॉफी इनकी कृषि करना, यह आता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर, फ्लोवर फूल, तो फूल उत्पादन किसके अंतर्गत क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। वर्मीकल्चर, केचुआ पालन और मोरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट उत्पादन हेतु शहतूत उगाना। रेशम कीट उत्पादन के लिए शहतूत के जो पौधे लगाए जाते हैं वो आते हैं मोरी कल्चर के अंदर। ये R2 के R2 इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है मित्रों। अब आगे चलते हैं और देखते हैं प्रमुख कृषि योजनाएं। मित्रों, देश के अंदर लगभग 15 योजनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो लेकर आया हूं जो कृषि से रिलेटेड है। तो प्रमुख कृषि योजनाएं, पहली प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई वर्ष 2014-15 के अंदर। इसका उद्देश्य क्या था?
हर खेत को पानी, यानी कि हर खेत तक पानी पहुंचाना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य था। लक्ष्य देखिए क्या था इसका, जल सुरक्षा को प्राथमिकता देकर प्रति बूंद अधिक फसल, यानी कि जो जल है इसकी सुरक्षा प्राथमिकता रहेगी और प्रति बूंद अधिक फसल, यानी जो भी बूंद जाए पौधे की जड़ तक जाए और अधिक पैदावार उसे मिले दोस्तों। दूसरी जो योजना है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह प्रारंभ कब की गई है? 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़, गंगानगर, राजस्थान से। गंगानगर के अंदर एक शहर है सूरतगढ़, वहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी 19 फरवरी 2015 को। मित्रों इंपॉर्टेंट बन गई है क्योंकि राजस्थान से इसको प्रारंभ किया गया है। करंट का क्वेश्चन बनता है। उद्देश्य क्या था? किसानों को मृदा की पोषक स्थिति की सूचना व पोषक तत्वों की उचित मात्रा की जानकारी देना। जो हमारी मिट्टी है उसमें कौन से पोषक तत्वों की अधिकता है, कौन से पोषक तत्वों की कमी है, इसकी जानकारी देना मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य है दोस्तों। तीसरी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। इसको प्रारंभ किया गया 2015-16 में। उद्देश्य क्या था परंपरागत कृषि विकास योजना का? जैविक खेती को प्रोत्साहन व कृषि रसायनों व उर्वरकों पर निर्भरता घटाना, यानी कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देना ही परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत जो हम रसायन उर्वरक यूज करते हैं उनको कम यूज किया जाए दोस्तों। चौथी योजना की ओर चलें तो चौथी योजना आती है चमन बागवानी आकलन व प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम है चमन दोस्तों। इसको प्रारंभ किया गया था सितंबर 2014 के अंदर। इसमें 7 फसलें सम्मिलित की गई, केला, आम, नींबू, आलू, प्याज, टमाटर और मिर्च। वह 11 राज्य इसके अंदर सम्मिलित किए गए जहां पर इनकी पैदावार अधिक होती है दोस्तों। केसर राष्ट्रीय मिशन, नेक्स्ट योजना कौन सी है? केसर राष्ट्रीय मिशन दोस्तों प्रारंभ किया गया 23 अगस्त 2014 से। डुसू पंपोर कश्मीर में है, वहां से। जम्मू कश्मीर में केसर क्षेत्र का आर्थिक पुनरुत्थान, केसर उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, तो वहां पर केसर क्षेत्र है उसको आर्थिक सहायता दी जाए जिससे अच्छा उत्पादन वहां से इसका किया जा सके। नेक्स्ट योजना की ओर चलें। नेक्स्ट योजना आती है राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति। यह नीति है राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति। प्रारंभ किया गया 6 फरवरी 2014 से। उद्देश्य क्या है? भूमि उपयोग प्रणाली को बढ़ावा देना, भूमि का अधिक से अधिक कैसे उपयोग किया जाए उसके प्रणाली है उसको बढ़ावा देना। 7वीं योजना कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी, यह एक एजेंसी बनाई गई है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। प्रत्येक जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु हर जिला स्तर पर जो भी भारत के जिले हैं हर जिले में एक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी की स्थापना की जाएगी। 8वीं देखिए राष्ट्रीय किसान नीति। प्रारंभ कब की गई? 26 नवंबर 2007 से। राष्ट्रीय किसान नीति प्रारंभ की गई 26 नवंबर 2007 से। नेक्स्ट योजना है समेकित कृषि विपणन स्कीम। समेकित कृषि विपणन स्कीम प्रारंभ कब की गई? 1 अप्रैल 2014 से। कब प्रारंभ की गई है? 1 अप्रैल 2014 से। उद्देश्य देखिए कृषि विपणन अवसंरचना, बाजार अनुसंधान व सूचना नेटवर्क, एक मार्ग ग्रेडिंग, सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, उद्यम पूंजी सहायता व कृषि व्यवसाय विकास, ये सभी उद्देश्य रखे गए समेकित कृषि विपणन स्कीम के दोस्तों। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में यह प्रारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? चावल, गेहूं व दलहन के उत्पादन में वृद्धि हो। वर्तमान में मोटे अनाज, कपास, पटसन व गन्ना को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, इसके द्वारा चावल, गेहूं और दलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए ये योजना है, ये मिशन है जो लाया गया था। आगे चलते हैं। 11 नंबर पे हमारा आता है कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग, इसको प्रारंभ किया गया था 1965 के अंतर्गत, 1965 को। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को उनकी उपज के लिए
लाभकारी मूल्यों की सुनिश्चितता करना। ये 12 नंबर योजना नहीं है, ये इसी का भाग है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत व मूल्य आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया गया। तो देखिए, किसानों की उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्यों को सुनिश्चित करना, यानी कि फसल का एक निश्चित मूल्य तय करना, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसके नीचे जो फसल है किसान की वो नहीं खरीदी जाए। होता क्या है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य? कृषि लागत वह मूल्य आयोग की संस्तुति पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। जैसे ही फसल बोई जाती है उसी समय सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य हर फसल का तय कर देती है। यह वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार है। अर्थात वह न्यूनतम मूल्य किसानों को फसल के लिए आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। इसकी घोषणा फसल बोने से पहले की जाती है। मतलब कृषि लागत व मूल्य आयोग के द्वारा सरकार को एक मूल्य बताया जाता है जो फसल बोई जाती है उस समय, कि सरकार जब ये फसल पककर तैयार होगी तो किसानों से इस मूल्य के अंदर वो फसल है जो खरीदेगी, इससे नीचे नहीं खरीदेगी। दोस्तों आगे चलते हैं और 14 नंबर पे आता है हमारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये बैंक है मित्रों, जिसका प्रारंभ किया गया था 12 जुलाई 1982 को। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि एवं ग्रामीण साख सुविधाओं को सुदृढ़ करना। कृषि और ग्रामीण साख सुविधाएं हैं, इनको क्या करना? सुदृढ़ करना। शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर इसको स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों 15वीं योजना देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना। प्रारंभ इसको किया गया था वर्ष 2007 से। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का संपूर्ण विकास निश्चित करना। कृषि एवं कृषि से रिलेटेड जो क्षेत्र है उनका संपूर्ण विकास निश्चित करना राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना का उद्देश्य रखा गया। और नेक्स्ट और अंतिम योजना आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय डेयरी योजना। प्रारंभ वर्ष 2012 से इसको किया गया। उद्देश्य दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार करके दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। दोस्तों तो हम देख रहे थे आज भारत में कृषि, और भारत में कृषि के अंदर प्रमुख फसलें, जो प्रमुख फसलों के बाद जो क्रांतियां आई, जैसे हरित क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, इनके बारे में। फिर जो योजनाएं आई उन सभी के बारे में जो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनती गई वो यहां पर मैं लेकर आया। अब सच बता दो कमेंट करके कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और मित्रों आज आशा रखता हूं कि आप हर एक मेरा जो साथी क्लास ले रहा है वो 10 साथियों तक शेयर करेगा। एक साथी 10 को शेयर करेगा तो मानकर चलो कि कितने साथियों तक ये क्लास हमारी पहुंचेगी। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर कर दें, और जो भी नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।